अच्छा, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको जो जगह है ना वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और शायद वो सुनकर आपकी टांगें थरथरा जाएं। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सीन है? चक्कर ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी, बल्कि यूं कह रहे हैं कि एक कलील तादाद ही ऐसी है जो पाकिस्तान में रहना चाहती है, वरना तो बाकी तमाम लोग पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं। और मसला ये है कि पाकिस्तान से बाहर आने के लिए ज़्यादातर लोग यानी किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है जो कि गैर कानूनी तारकीन वतन होते हैं, जो बेचारे स्मगलर वगैरह को पैसे देके और फिर अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। बाज़ वक्त तो वो उन्हें अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ जाता है। बल्कि ऐसी भी कहानी हमने सुनी है जिनमें के लोगों के गुर्दे और आई बॉल्स, क्योंकि अगर आपके इलम में हो या नहीं, आपकी जो आई बॉल होती है ये रिप्लेसेबल होती है। तो वो यूक्रेन में ऐसे वाक़यात हमने सुने हैं, लोगों से देखे हैं कि जिसमें उनके साथ ये मसाइल हुए हैं। अच्छा, अब चक्कर ये है कि पाकिस्तान में एक तो जिसका भी मूड था वो चाहता है कि मैं किसी भी तरीके से बस कैसे भी करके ना कनाडा पहुंच जाऊं। देखें, कनाडा जाना या ना जाना तो एक अलग ही बात है ना, कि यानी वो आसान है या मुश्किल, इसको तो आप अभी भूल ही जाए। असल आपका मार्का शुरू होता है कनाडा पहुँच कर। अगर आप कनाडा चले भी जाएँ तो वहाँ पर सेटलमेंट इतनी आसान नहीं है। वहाँ पे एक तो कनाडा दूर बहुत है। ये जब हम पाकिस्तान में होते हैं, इतने डेस्परेट होते हैं, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, इसको हम रियलाइज़ नहीं करते। लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, एक लंबा अरसा गुजारते हैं, जब आपके प्यारों पे मुसीबत आती है, मुश्किल वक्त आता है, उस वक्त आपको अंदाज़ा होता है इस गलती का कि यार मैंने कनाडा को क्यों चुना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कनाडा को ना चुनें, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आपके जो ऑप्शंस हैं उनको आप रियलिस्टिक ऑप्शंस जितनी रखेंगे उतना आपके लिए आसानी भी होगी और उतना आपके लिए की जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो भी बेहतर होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। राइट नाउ मेरा ख्याल ये है कि दुनिया में कहीं भी जाने के लिए जो बेस्ट रास्ता है वो एजुकेशन है। जो एजुकेशन का राउट होता है कि आप एज ए स्टूडेंट कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे पढ़ाई करें। ज़्यादातर दुनिया में ज़्यादातर जगहें जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके अंदर इस वक्त स्किल्स का शॉर्टेज है, तो वो ज़्यादातर लोगों को बुलाते हैं बाहर से। और होपफुली अगर आप में कुछ दमखम है, आप कुछ रास्ता अपना बना सकते हैं, तो डिग्री करके या मास्टर्स करके या कुछ भी करके आप अपना वहाँ पे सेटलमेंट ले सकते हैं। अच्छा, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ माई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट आपको एडवाइस कर रहा हूँ। ये कोई मतलब बाइंडिंग ऑफिशियल लेजिस्लेशन में आपको नहीं बता रहा कि जी अगर मैंने शुएब खान ने कह दिया है तो बस अब ऐसे ही होगा, अगर ऐसे नहीं हुआ तो राणा शुएब की लभदे फिरो तुसी कित्थे गया है। ना भाई जी, मैं एहो जिहा नहीं, ना मैं तुहानू कह रहा कि तुसी जाओ, ना मैं तुहानू ये कह रहा कि तुसी ना जाओ। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ के हालात से परेशान होके और एक बेहतर ज़िंदगी के लिए मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं, और फिर उनको ठगने वाले भी हमारे पाकिस्तानी तबीयत से होते हैं। तो बेहतर ये है कि मैंने सोचा कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है जो कि रियलिस्टिक बिलीव्स के ऊपर है तो वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपका नसीब है कि वो आपको कहाँ लेकर जाता है। देखिए, राइट नाउ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त स्किल्ड शॉर्टेज है वो यूरोप के अंदर है। और माने या नहीं, लेकिन सिर्फ जर्मनी के अंदर इस वक्त उन्हें साल के 1 से 1.5 लाख अफराद चाहिए। और मसला ये है कि जर्मनी की जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि ये जो वॉर होगी या जो सीरियंस आएंगे, इन लोगों को लेकर हम जो है वो अपनी जो स्किल शॉर्टेज है उसको पूरा कर लेंगे। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो यूक्रेनियन जर्मनी में आए भी हैं या जो सीरियंस भी जर्मनी में आए हैं, वो ज़्यादातर लोग वो हैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं या वो लोग बिजनेस टेंडेंसी। सीरियंस का अरब्स की ही बिजनेस की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। वो ज़रा डोमिनेटिंग इन नेचर होते हैं, तो वो चाहते नहीं है कि हम कहीं पे जॉब करें। अलबत्ता हेल्थ साइंसेस के अंदर ज़्यादातर लोग इसलिए चल जाते हैं कि दे डू इट फॉर द गुड ऑफ द जॉब। कि जाहिर सी बात है, एक
फुलफिलमेंट का उसके अंदर आंसर होता है। तो खैर ये तो उनका मसला है, वो क्यों करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राइट नाउ जर्मनी के अंदर सिर्फ अकेले जर्मनी में 1 लाख से 1.25 लाख जो स्किल्स हैं उनकी शॉर्टेज है। इसी तरीके से नेदरलैंड है, इसी तरीके से फ्रांस है। इन तमाम ममालिक के अंदर स्किल्स का शॉर्टेज है। अगर आप यहाँ पर लीगली आ सकें तो फिर आपके लिए यहाँ पर एवेन्यूज़ ओपन ही ओपन है। और बेस्ट तरीका जैसे मैंने आपसे बताया कि आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए, स्टूडेंट आने की कोशिश करें। हाँ जाहिर सी बात है स्टूडेंट आएंगे तो उसका खर्चा भी उसी हिसाब से होगा, लेकिन आपको फ़ायदा ये होगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर एक बड़ी और भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे वो आप अपने यानी सामने ही उसको पे ऑफ होता हुआ देख लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया हुआ, आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर आईटी रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री ले लें या इंजीनियरिंग रिलेटेड ले लें, उसके अंदर आप अगर फ्रांस में या जर्मनी में आते हैं तो आपके लिए एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। आप एक साल आपको मेहनत करना पड़ेगी। जनरली यूरोप में ये होता है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है वो हफ्ते में 1 या 2 दिन ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती जनरली स्पीकिंग। उसके बाद 4 से 5 दिन आप आराम से काम कर सकते हैं और काम करने के बाद आप अपनी जो लिविंग कॉस्ट्स हैं उनको सपोर्ट और फंड भी कर सकते हैं। इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग पाकिस्तान से यूरोप इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम आना चाहते हैं, मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में उन्हें यूरोप को लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। और यूरोप को लास्ट ऑप्शन रखने की वजह यह है कि आप याद रखें कि सिर्फ ये गज्जू मत्ते के राणा साहब के जहन में नहीं आया कि वो फ्रांस एक डिग्री करने चले जाएं और उसके बाद जो वहाँ पे नेशनल बन जाए, बल्कि ये बोट्सवाना के बाबा टुंडे और नाइजीरिया के ओकोचा के जहन में भी आया है। तो ये दुनिया बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आना चाहती है, इस वजह से जो इनका क्राइटेरिया है वो बहुत सख्त है और जो रिफ्यूज़ल रेट है वो भी ज़्यादा है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप अपने विज़िट की लेजिटिमेसी जस्टिफाई कर सकते हैं थ्रू डॉक्यूमेंट्स, तो आपको बस बेसिकली आपको जो आपका वीज़ा ऑफिसर है उसे कन्विंस करना है, उसे ये बताना है कि हाँ भाई मैं पढ़ने ही जा रहा हूँ, मेरा एक मतलब एक पैशन है, एक एम्बिशन इन लाइफ है और मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, तो जनरली वीज़ा आपको मिल जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि आप इसे आखिरी ऑप्शन पे रखें। आखिरी ऑप्शन पे रखने की वजह जो जैसे मैंने आपको बताई कि एक तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दूसरे बहुत बड़ी तादाद में ये वीज़ास को रिफ्यूज़ भी करते हैं। जाहिर सी बात है इन्हें फ़िल्टर आउट करना होता है। जाहिर सी, अब यू कैन आर्ग्यू कि यार हमारे फलाने साहब थे, उनका बेटा चला गया था तो फलाने रिश्तेदार थे, भाई उसकी किस्मत थी, लग गई। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्हें टाई नहीं बांधनी आती थी, उन्हें यही नहीं पता कि टाई गले में बांधते हैं या सर पे बांधते हैं, और वो भी यहाँ पे घूम रहे होते थे और वो लेजिटिमेट स्टूडेंट वीज़े पे आए हुए होते थे। तो देर आर एक्सेप्शंस, लेकिन जनरल रूल मेरा ख्याल है वो यही है। तो ऑन टॉप ऑफ दिस मैं आपसे को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जा सकते हैं, मुल्क से बाहर जा सकते हैं तालीम हासिल करके और फिर वहाँ पे किसी मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, तो राइट नाउ जो बेस्ट डेस्टिनेशन है वो ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है। राइटली सो ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का ख़र्चा भी ज़्यादा है और वहाँ पर भी ज़रा सख्ती हमारे भाई लोगों की वजह से हो गई है। लेकिन मैं अभी भी आपको तकरीबन ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि जितनी भी सख्ती ऑस्ट्रेलिया में हो गई हो ना, यूरोप के मुकाबले में उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होगी जितनी कि यूरोप में है। यानी यूरोप में ज़्यादा सख्ती होगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कम। फिर फार ईस्ट के जो ममालिक हैं जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, ये ममालिक भी आप पढ़ाई के लिए भी बहुत उम्दा हैं। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पे जाते हैं, PhDs करते हैं, बाज़ मास्टर्स भी करते हैं और बाज़ों की तो फंडेड यानी कि स्टडीज़ भी हो जाती हैं। और अगर आप चाहें तो आपके लिए रास्ते खुले हैं वहाँ पे सेटलमेंट के। अगर आप वहाँ नहीं सेटल हो सकते तो फिर आप दुनिया में कहीं भी, जाहिर सी बात है एक अच्छी जगह से आपने पढ़ा हुआ है, स्कॉलरशिप पे आपका प्रोफाइल है अगर, तो आप क्यों कहीं और नहीं जा सकते। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हम लोग बिल्कुल ओवरलुक कर देते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि उन ममालिक में भी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जाहिर सी बात है कि उनमें उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है जैसी कि US कनाडा में या UK यूरोप में है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं अपना आबाई वतन और फिर वहाँ जाके सेटल होना चाहें और एक रिलेटिवली बेटर जगह पे जाकर रहना चाहें,
तो साउथ अफ्रीका इज़ फेयरली डिसेंट डेस्टिनेशन, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैं जानता हूँ जो साउथ अफ्रीका गए। हाँ ये है कि चूँकि उनकी अपनी आबादी ज़्यादा है और वहाँ पे थोड़ा सा लॉज इस किस्म के हैं कि वो लोकल्स को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर जॉब्स का इतना चांस नहीं हो पाता। लेकिन ये ज़रूर होता है कि आप वहाँ पे अपना बिज़नेस वगैरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, और बिज़नेस को लोग डेवलप भी करते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे मैं जानता हूँ, मसलन जो बिल्कुल बेसिक छोटे बिजनेसेस से शुरू करते हैं और फिर उसको ग्रो कर लेते हैं। जैसे मैं एक लड़के को जानता था, वो कह रहा था कि यार मेरी जो है ना, वो जो ये कारों की नंबर प्लेट्स नहीं होती, कहता है मैं बस इनको स्प्रे करता था। कहता है ये स्टैंप होके आती थी और मैं बस इन्हें स्प्रे करता था। तो मैंने कहा शायद कोई स्प्रेयर वगैरह होगा एज अ प्रोफेशन। तो कहता नहीं भाई, मेरी मतलब 6 7 8 दुकानें थी। कहता है उसी लड़के ने मुझे फिर ये भी समझाया, बताया। कहता है कि साउथ अफ्रीका में ना ख़ास बात यह है कि जितने भी, साउथ अफ्रीका तो एक कंट्री है, लेकिन जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, जैसे कि मोज़म्बिक है, बोट्सवाना है, जिम्बाब्वे है, नमीबिया है और दूसरी कॉन्गो शोंगो, कहते हैं कि यहाँ इन तमाम जगहों से लोग जो है ना वो साउथ अफ्रीका आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। और कहते हैं कि हर तरह का सामान जो है ना वो लोग यहाँ से ख़रीदते हैं और फिर लेके जाते हैं। तो कहते हैं कि जॉब के लिए, नौकरी के लिए तो इतनी आला जगह नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो कहते हैं कि आप बिजनेस शुरू करें और फिर उसको डेवलप करें और बतदरीज जो है वो उसका लेवल अप करते जाइए। अब आ जाते हैं यूके की तरफ। यूके को मैंने लास्ट में इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि यूके का सबसे ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं, और पार्शली शायद उसकी रीज़न ये भी हो कि मैं खुद यूके में हूँ। यूके में राइट नाउ 3 से 4 तरीके हैं जिनसे कि आप लेजिटिमेटली यूके आ सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। पहला तरीका, लाइक आई स्टेटेड बिफोर, कि भाई आप सीधा सीधा जो है वो स्टूडेंट वीज़ा लगवाएं और आ जाएं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप या आपके स्पाउस डॉक्टर हैं तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। अब तो मेरे ख्याल है इन्होंने कोई, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन NHS के थ्रू अगर आप जॉब्स वगैरह अप्लाई करें तो बाज़ जॉब्स ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान के क्वालिफाइड डॉक्टर्स को ये दे देते हैं। अगेन मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ सब्जेक्ट के ऊपर, तो आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हर्ड ऑफ हर्सी, लेकिन ये ज़रूर है कि आई नो पीपल के जिनके साथ ऐसा मामला हुआ है। तीसरा तरीका ये है कि आप खुद हेल्थ केयर वर्कर हों, उस पर आ जाए, लेकिन वो पाकिस्तान से वीज़ा मिल रहा भी आजकल 15-17 हज़ार पाउंड से कम का कुछ भी नहीं है। लेकिन यह है कि वो वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और उस वन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद आपको 5 साल थोड़ी सी जूतियाँ चटखानी पड़ेंगी, लेकिन वो जूतियाँ चटखाने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको यूके का इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगी, और उसके 1 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और जो हेल्थ केयर का वीज़ा होता जा रहा है, जब आप उसे ख़रीदते हैं तो उसके बाद उसमें आपकी एक परमानेंट जॉब भी होती है जो 4 से 5 साल तक चलती है। उसके बाद है वर्क परमिट। देखें, वर्क परमिट के लिए बहुत ज़्यादा लोग मालूम करना चाहते हैं, और ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये होता है कि यहाँ पर भी वर्क परमिट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि सऊदीया में या बहरीन में या दुबई में, कि जिस तरीके से मतलब सिंपलर इन टर्म्स होगा ना कि एक आदमी मुझे ऑफ़र कर देगा। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग होता तो यही है कि अगर एक शेख साहब जिनकी कंपनी है वो मुझे वर्क परमिट ऑफ़र कर दें तो फिर देयर इज़ नो स्टॉपिंग, फिर मैं आराम से वहाँ जा सकता हूँ। जबकि यूके में ऐसा नहीं है। यूके में चक्कर ये होता है कि जब आप वर्क परमिट ऑफ़र करते हैं किसी को, तो उसकी बहुत थॉरो इन डेप्थ वो यानी कि फिल्ट्रेशन करते हैं एक एक चीज़ को, एक एक डॉक्यूमेंट जो कंपनी ने सबमिट कराया होता है, कंपनी के डायरेक्टर ने सबमिट कराया हुआ होता है, और जो कैंडिडेट होता है उसको। मेरे एक लॉयर दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ तक है कि वो ये भी आपसे पूछते हैं कि भाई आपने 10 लोगों को, 10 कैंडिडेट्स को इस पोजीशन के लिए इंटरव्यू किया था ना, आप ऐसा करें, ये तो एक कैंडिडेट है जिसे आपने सेलेक्ट किया है, वो जो बाकी 9 कैंडिडेट्स हैं ना उनके मिनट्स आप ज़रा हमें दिखा दें। तो इस लेवल तक की जांच पड़ताल होती है। अगेन पाकिस्तान से वर्क परमिट मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान से वर्क परमिट पे अगर आप आ भी जाएंगे यूके, तो उसमें एक इशू ये होता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है, फिर आपको उसी के पास जॉब करनी पड़ेगी। अब वर्क परमिट जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, ऐसा नहीं है कि आप, यानी सऊदीया वाला मामला नहीं है कि अगर आपने ये, आपके जहन में भी ये ख्याल आ गया ना कि आपने
अपना एम्प्लॉयर को चेंज करना है और एक जगह से उठ के दूसरी कंपनी में जाना है, एक कंपनी को छोड़ के दूसरी में जाना है, तो वो आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, कोई ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके ऊपर जो आपका करंट एम्प्लॉयर होता है फिर वो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो जाता है, थोड़ा तंग करना शुरू कर देता है कि भाई आप 1 मिनट क्यों लेट आए हैं। आपका जो सर्टिफिकेट वो बनाएगा जॉब लीविंग का, उसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है आप तो परदेश से आ रहे हैं तो आपका तो यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब आपकी पूरी बरादरी बेशक यहाँ रहती हो लेकिन आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ तो यूके में डेवलप नहीं हुई भी। तो यूके में जो आपका रेफरेंस चलेगा वो वही रेफरेंस चलेगा, जो पहला रेफरेंस होगा वो हमेशा आपका वो एम्प्लॉयर होगा। ज़ाहिर है आप कहीं और जॉब अगर लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के गूगल में जाते हैं, गूगल में जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर, तो गूगल वालों के लिए जो रेफरेंस सबसे ज़्यादा वेटेज का हामिल होगा वो आपका यूके की किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हुआ है वो हामिल होगा। पाकिस्तान में आप क्या करते हैं, देखें आप पहले पाकिस्तानी नहीं है जो यहाँ आ रहे हैं, सही है ना। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ये सोचते हैं ओए मैं वहाँ से ये बनवा के ले आऊँगा, वहाँ से वो बनवा के ले आऊँगा। हमारे लोगों ने यहाँ पे सिस्टम को और सिस्टम चलाने वाले लोगों को और आम पब्लिक को इतना 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 अक्लमंद बना दिया है। अक्लमंद क्या बना दिया, ये बेचारे लाइल्मी में मारे जाते थे, ये हम पे पहले एतबार करते थे जिस ज़माने में हमारी यहाँ बड़ी वैल्यू होती थी। बाद में इन्हें पता लगा कि नहीं भाई ये तो सारे सरापा झूठ है, ये हर बात ही झूठ बोलते हैं हमारे लोग, और बड़े आम बोलते हैं। मसलन मेरे साथ क्रिकेट में बड़े ऐसे वाक़यात पेश आते थे कि जिसमें ना वो जब मुझे पूछते थे कि भाई आप प्रोफेशनल हैं, तो वो मुझसे 3 या 4 दफ़ा कंफर्म करते थे, मैचेस में बुलाते थे। हालांकि आम तौर पे एक ज़माना यानी ऐसा भी था कि लोग आके कहते थे कि भाई मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। और जिनसे बॉलिंग के लिए पूरा हाथ ही ऐसे हाथ नहीं घुमाया जाता था, वो भागते हुए आके ना वो ऐसे थ्रो मार देते थे तो हमारे लोगों ने काम किए भाई, अब क्या करें इसमें, मेरा कसूर थोड़ी है। तो बेहतर ये है कि आप वैसे तो अपनी पोजीशन को हर इंसान खुद समझता है, लेकिन आप अपना अप्रेजल खुद करें, खुद देखें कि फाइनेंसेस आप किस लेवल तक के मैनेज कर सकते हैं। खुद ये देखें कि आपकी जो जिस सिचुएशन में आप राइट नाउ हैं उस सिचुएशन के अंदर इस वक्त कौन सा मुल्क आपके लिए बेहतर रहेगा जहाँ जाके आप कोई अपना सिस्टम निज़ाम कुछ ना कुछ चला सकें, और फिर उसके बाद जो है वो अपनी चांसेस और उनको लें। सबसे अहम चीज़ जो हमारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो है लाइकलीहुड, किसी भी काम के होने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, अगर चांसेस साउथ कोरिया के बेटर हैं तो भाई साउथ कोरिया में भी डॉलर में सैलरी मिलती है। हमारे यहाँ जो पैमाना है ना किसी मुल्क को जांचने का कि ओए इसकी करेंसी कितने की है ये देखो, ये कोई पैमाना नहीं होता। पाकिस्तान जो जापानी येन है वो आज भी पाकिस्तान के रुपए के कोई 10-15 आ जाते होंगे, लेकिन मजे की बात यह है कि जापान येन में ट्रेड ही नहीं करता। जापान ट्रेडिंग ही सारी की सारी डॉलर के अंदर करता है, यूएस डॉलर के अंदर करता है। सेम यही सूरत हाल जो है वो कोरिया की भी है। कोरिया में सब कुछ यानी कोरिया का स्टैंडर्ड ही यूएस डॉलर है। आपको वो सैलरी देगा तो आपको ये बता के देगा कि वो वॉन का नाम ही नहीं लेगा। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बहुत शानदार मुल्क है, अगर आप जा सकते हैं पहुंच सकते हैं, आपकी सिचुएशन अलाउ करती है तो ज़रूर जाए। लेकिन आप ये देखें कि भाई ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी को देने के लिए पैसे आपके पास हैं या नहीं है, फिर वहाँ जाके 2-3 महीने जो गुजारने के लिए चाहिए जो खर्चा अखराजात वो आप अरेंज कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनका एक कोलेशन होती है इस बहुत बड़े स्टेप के अंदर, जिसको हमारे लोग 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 जो है वो नज़रअंदाज कर जाते हैं। बस वो हमारा एक कुछ नेशनल कौमी मिजाज हमारा इस तरीके से है कि हम कहते हैं ओ सब हो जाएगा, ओ कर दांगा, ओ तब फिक्र ही नहीं। भाई फिक्र कैसे नहीं, आदमी की जेब में पल्ले नहीं ढेला कर दी, मेला मेला वाली बात है। तो अपनी सिचुएशन को खुद असेस कीजिए और फिर उसके बाद देखें कि आप कहाँ जा सकते हैं। मैंने इतने लोगों से मिल लिया और दुनिया में इतनी दुनिया देख ली है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जिम्बाब्वे की इकॉनमी जिस वक्त क्रैश कर रही थी ना, अभी भी खैर कोई वहाँ पे मतलब हीरे जवाहरात नहीं निकल रहा है, लेकिन उस जिम्बाब्वे के अंदर मैंने लोगों को यूएस डॉलर्स की टर्म्स में मिलियनियर बनते हुए देखा हुआ है। जी सर, ये मजाक नहीं है।
भाई आप बिजनेस करें, आपको जरूरी थोड़ी है कि आप वहां जाके जॉब ही करें। कोई छोटा बिजनेस कर लें यार, मोबाइल एसेसरीज का आदमी बिजनेस कर सकता है। मोबाइल ऐसी चीज है, हर आदमी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मोबाइल का बिजनेस शुरू करने के लिए अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। मसलन आप बड़े आराम से अगर सिर्फ फ़ोन कवर्स का भी बिजनेस करते हैं, मोबाइल में नहीं आपका इंटरेस्ट है और बतेरी चीज़ें हैं। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको जो जगह है ना वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और शायद वो सुनकर आपकी टांगें थरथरा जाए। और जो बेस्ट बेस्ट जगह है ना, अगर आपके पास 30 से 40 लाख रुपए हैं खुद पे खर्च करने के लिए और इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए, तो मैं आपको सर गारंटी से कहता हूँ कि वो 30-40 लाख ना आप पाकिस्तान में अपनी पसंद के बिजनेस पे लगाएं, पाकिस्तान में लोगों को नौकरी भी दें, और इंशाल्लाह उससे आपकी इतनी आमदन होगी कि आप बड़े आराम से अपना घर भी चला सकेंगे और आगे अपने 4 से 5 नौकर भी रख सकेंगे और उन्हें भी पाल सकेंगे। अब होता क्या है, बिजनेसेस पाकिस्तान में फेल क्यों होता है? फेल पाकिस्तान में अगर कोई बिजनेस होता है तो वो इस वजह से होता है कि एक आदमी ने निहारी का होटल खोला, उसका चल गया, बराबर वाला भी खोल लेगा, फिर उसके भी बराबर वाला खोल लेगा, फिर उसके भी बराबर वाला खोल लेगा। भाई एक मार्केट में निहारी का जो बायर है वो बायर ही 10 हैं। पहले वो एक दुकान पे 10 आ रहे थे, अब वो 5 दुकानों में स्प्लिट हो गए। ना उसका काम चलेगा ना इनका काम चलेगा। तो पाकिस्तान एक जरखेज़ मुल्क है जिसमें ज़मीन बहुत ज़्यादा है, पानी अभी भी पाकिस्तान में वाफिर है। अब लोगों को इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में पानी वो ज़ाया कितना करते हैं। अगर वो पानी को अपने कंजर्व करना शुरू कर दें, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पानी है भाई हमारे पास, अभी भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी है सरप्लस, लेकिन हम एक तो थोड़ दे लें और हमें चीज़ का इस्तेमाल नहीं आता। शेव करना है तो मैंने खुद देखा यार, हमारी अपनी वहाँ पे आदत थी तो हम किसी से क्या कहें कि शेव करना है और साथ में नल चल रहा है, दांत साफ करना है नल चल रहा है। अभी भी यही होगा पाकिस्तान में, इतने ख़राब हालात के बावजूद भी पाकिस्तान में यही सिचुएशन बनी हुई होगी। तो थोड़ा सा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करें, थोड़ी सी दिलेरी दिखाएं। पाकिस्तान एक जरखेज़ मुल्क है। जरखेज़ मुल्क का सबसे 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 बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपने खाद डालनी है, पानी लगाना है और बीज डालना है और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करना है, तो आपकी फसल जो है वो आ जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप गंदम की बुआई करें, आप फ्रूट फार्मिंग की तरफ आ जाएं, टमाटर की तरफ आ जाएं। अब आपको कोई एक इंटरेस्टिंग बात बता के अपनी बात को क्लोज करता हूँ कि पोस्ट 2000 एरा के अंदर केनिया में बहुत ज़्यादा खुश्के का मसला था। खुश्की बहुत ज़्यादा होती थी, बारिशें भी बेइंतहा होती थी, लेकिन होता यह था कि वो एवरेज रेनफॉल पर मिलीमीटर के हिसाब से होती थी। तो जो पूरे साल की बारिश होती थी वो यूं समझ लें कि 2 या 3 हफ्ते में ही गिरती थी और फिर बह जाती थी, पानी ज़ाया हो जाता था। तो उसके लिए वहाँ की हुकूमत ने नहीं, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ ने ये फैसला किया। मिसाल के तौर पे 4 गांव हैं, तो 4 के 4 गाँव के जो बड़े थे वो आपस में मिले। उन्होंने कहा देखो भाई, इस तरह तो तुम भी प्यास से मरोगे, हम भी प्यास से मरेंगे। बेहतर ये कि जो पानी ज़ाया हो रहा है ना, इसके ऊपर हम एक मामूली सा बंद बांध लें, जिससे होगा ये कि जो सैलाबी रेला है वो पानी का गुजर जाएगा और जो वाटर टेबल है, जो वाटर टेबल इंडेक्स है वो ऊपर हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब एक दरिया की रवानी में रुकावट खड़ी कर दी जाए तो वहाँ से जो पानी का लेवल होता है वो पानी फिर थोड़ा सा रुक के गुजरता है। गुजर तो फिर भी जाता है लेकिन थोड़ा रुक के गुजरता है, तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ज़मीन में सैराब हो जाता है और जो कुएँ वगैरह होते हैं, कारेज होते हैं, उनमें पानी स्टोर हो जाता है। उनकी कम्युनिटीज़ ने इसको अग्री किया और उनकी खुशकिस्मती थी कि वहाँ का जो एग्रीकल्चर का वज़ीर था उसने कहा कि भाई 2025 तक दुनिया में जितना भी टमाटर जाएगा वो कीनिया से जाएगा। पाकिस्तान का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यूरोप में तो वाकई एक बहुत बड़ी तादाद में आज की तारीख में ना टमाटर कीनिया से आ रहा है। टमाटर की ख़ास बात यह है कि आप ये जो कप है ना, इसके अंदर टमाटर के बूटे की परवरिश करके उसमें से 2 या 3 टमाटर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, सिर्फ ये ना सोचने के ओ यार पाकिस्तान ही है ये, इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी जो साल की सिर्फ एक फसल लगाए और उसकी टाइमिंग इस तरह बनाए कि उसकी फसल नवंबर में तैयार हो टमाटर की,
मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई साल नहीं याद कि जिसमें नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में टमाटरों का काल ना पड़ो। वो अब सारे ही टमाटर लगाने ना चल पड़ना। ये मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कि भाई आप अपने तौर पे थोड़ा सा खुद भी तो कुछ कोशिश करें, खुद हाथ पैर मारें, तो मुल्क के अंदर ही आप रहते हुए अपने हालात बदल सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया यार। आज बहुत लंबी हो गई, आज कुछ दिल की बातें भी थी, कुछ बड़े करीबी अजीज थे जो बेचारे बहुत परेशान थे, उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने सोचा कि चलें जब मैं उनको मशवरा दे रहा हूँ तो मैं फिर बाकी सबको भी दे लूँ। वीडियो पसंद आए या ना आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।